नमस्कार, पढ़ाई से लड़ाई चैनल में आपका स्वागत है। मैं सारिका तिवारी। आज का विषय 4.2 में गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि वीडियो के अंत में आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हमारा है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो कैसे मूल ज्ञात करेंगे ये हम देखने वाले हैं। मैंने इसका पहले प्रश्न का पहला सवाल लिया है, x की घात 2 ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसका व्यापक रूप से तुलना करेंगे। जो मानक रूप मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उससे हम इस समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखिए मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम इस रूप से तुलना करेंगे तो हमें a और c मिलेंगे। हम इसको रफ काम में करके देखेंगे। a आपका देखिए, यदि x² के आगे जो a होता है, इसमें x² के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी हमारा a है 1। हमें गुणनखंड विधि के लिए a और c का गुणा करना है। a और c का गुणा करना है। a हमारा 1 और c हमारा 10। हमने a और c का गुणा किया तो 10 एकम 10 आया। 10 एकम 10 आया। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करना है, 10 के ऐसे गुणनखंड खोजना है जिसको जो हमारे गुणनखंड आएंगे उसको हम जोड़े या घटाएं तो बीच की संख्या b आ जाए। b हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पर हमारा b 3 है। तो हमने 10 के गुणनखंड किए 5 दूनी 10। 10 के गुणनखंड हमने किए 5 दूनी 10। और आप देखेंगे कि 5 और 2 को हमें ऐसा क्या करना है कि 3 आ जाए, हमारा b आ जाए। तो हम 5 और 2 को घटा रहे हैं तो हमारा 3 प्राप्त हो रहा है। आपको पता है घटाने के लिए हमें असमान चिन्ह चाहिए होते हैं। असमान चिन्ह का मतलब होता है एक ऋण का और एक धन का। तो हम एक संख्या ऋण की लेंगे और एक संख्या धन की लेंगे। अब हमारे पास प्रश्न आता है कि हम कहाँ ऋण लगाएं और कहाँ धन लगाएं। तो देखिए हम b का चिन्ह देखेंगे। जो हमारा प्रश्न में b है वो -3 है। हमारा b के पास ऋण चिन्ह है, इसलिए हम बड़ी संख्या में ऋण का लगाएंगे और छोटी संख्या में धन का लगाएंगे। तो अब हमारा जो 3x है वो बदल कर ऋण 5x और धन 2x हो जाएगा। तो हम सवाल आगे सॉल्व करते हैं। x² ऋण, अब 3x को हमने बदल कर ऋण 5x और धन 2x कर दिया है, माइनस ये वाला 10 बराबर से 0। हमने सवाल की जो अगली स्टेप हमारी आ गई है, x की घात 2 ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। अब हम इसमें 2 के जोड़े बनाते हैं। देखिए लाइन के द्वारा मैंने बनाए हैं, 1 और 1 2 2 के जोड़े बनाए। बीच में चिन्ह को पहले छोड़ देंगे, उसे बीच में रखेंगे और फिर हमने अगला जोड़ा बना लिया। इस प्रकार हमारे 2 जोड़े बन गए। हम दोनों जोड़ों में से एक एक संख्या या चर को उभयनिष्ठ लेंगे। तो देखिए पहले वाले जोड़े में से हमारा जो चर x है वो उभयनिष्ठ आ रहा है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। जब उभयनिष्ठ लेते हैं तो हम दोनों संख्याओं में ये देखते हैं कि जो उसकी छोटी घात होगी हम उसी को कॉमन या उभयनिष्ठ लेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे x की घात 2 है और इसमें दूसरे वाले में 5x है। तो जो x है वो दोनों में कॉमन है, तो हमने x को बाहर निकाल लिया। x की घात 2 में से एक x निकल गया तो x बचा, माइनस या ऋण, और यहाँ पर देखिए x निकल गया है तो 5 बचा। ये कोष्टक बंद। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस है। देखिए यहाँ पर चर कॉमन नहीं है, ये 2x लिखा है, यहाँ 10 लिखा है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। जैसे हम देखेंगे 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी 2 दोनों में है। हमने 2 को बाहर निकाला। यहाँ पर x ऋण 5 बराबर 0। ठीक, अब हमारे पास अगली स्टेप आ गई है। अब हम आगे क्या करेंगे? आप देख रहे होंगे कि x ऋण 5 और x ऋण 5 दोनों में ही उभयनिष्ठ आ रहा है।
कॉमन आ रहा है, हम x ऋण 5 को बाहर निकाल लेंगे। x ऋण 5 को हमने बाहर निकाला, तो अब हमारे पास हम शुरू से चलेंगे। देखिए पहले क्या दिख रहा है, x, हमने कोष्टक में x लिखा, ये x ऋण 5 बाहर निकल चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये 10, धन का चिन्ह आएगा हमारा, ये धन का चिन्ह। अब यहाँ पर देखिए 2 दिख रहा है, फिर आगे बढ़ें, x ऋण 5 हमारा पहले ही कॉमन निकल चुका है, बराबर से क्या बचा, 0 बचा। अब आप देखेंगे कि हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए हैं, एक हमारे पास है x ऋण 5 और दूसरा गुणनखंड हमारा है x धन 2, दोनों 0 के बराबर हैं। हम एक एक गुणनखंड को पहले लेंगे, तो हमने पहले लिया x ऋण 5 बराबर 0, फिर हमने यहाँ x धन 2 इसके भी बराबर हमने 0 रख लिया, x ऋण 5 को हमने 0 के बराबर लिया। अब हम ऋण 5 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो हमने ऋण 5 का पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ऋण 5 का चिन्ह जो ऋण का था वो धन का हो जाएगा, तो x बराबर 5 आ गया। अब हम यहाँ इस साइड भी देखेंगे आप, x धन 2, हम धन 2 का पक्षांतर कर देंगे तो वो ऋण में हो जाएगा, तो x बराबर ऋण 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमें द्विघात समीकरण x की घात 2 ऋण 3x ऋण 5 बराबर 0 के 2 मूल प्राप्त हुए, जो हम आंसर के रूप में या उत्तर के रूप में लिखेंगे 5 और ऋण 2। इस प्रकार हमें 2 मूल प्राप्त। अभी हमने 4.2 का पहले प्रश्न का पहला लिया, इसी प्रकार हम इसका तीसरा देख रहे हैं। मैं आपको जो इसके कठिन प्रश्न हैं उनको एक एक करके सॉल्व कर रही हूँ। तो हमने अभी पहला देखा, अब मैं आपको इसका तीसरा सवाल बता रही हूँ। क्या है तीसरा सवाल, करनी 2 x की घात 2 धन 7x धन 5 करनी 2 बराबर 0। इसको हमें गुणनखंड विधि से इसके मूल निकालना है। गुणनखंड विधि में आपको पूर्व में ही अभी बता चुकी हूँ कि हम a और c का गुणा करते हैं, फिर जो गुणनफल आता है उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि तोड़ने पर हमारी बीच की संख्या b प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा b कितना है 7, a हमारा करनी 2 है और c क्या है 5 करनी 2। हम इसकी फिर मानक रूप से तुलना करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। मानक रूप से तुलना करा, और मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, b आ जाएगा और c आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये हमारा रफ काम है, आपको इसे करने की आवश्यकता हो तो आप करिए, नहीं तो ये समझने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम कैसे गुणनखंड कर रहे हैं। तो मैं आपको बार बार समझाने के लिए कि जिससे आपको गुणनखंड विधि क्लियर हो सके, आपको रफ कार्य करके बताती हूँ। रफ कार्य में हमें क्या करना है, a और c का गुणा करना है। a और c हम कहाँ से लाएंगे, मानक रूप से तुलना करेंगे तो हमें a और c प्राप्त हो जाएंगे। मानक रूप ये है, से तुलना करने पर हमें a और c प्राप्त हुए। a बराबर कितना आया, करनी 2, b बराबर 7 और c बराबर 5 करनी 2, ये हमें प्राप्त हुआ। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर आप चाहते हैं ना कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a और c का गुणा करना है। a हमारा क्या है, करनी 2 और c हमारा है 5। जब भी एक सी करणियों का गुणा होता है तो सिंपल संख्या बन जाती है। यहाँ पर देखिए करनी 2 और ये वाला करनी 2 का गुणा होगा तो सिर्फ 2 बनेगा। कैसे, आपको मालूम है, करनी का मतलब होता है 1/2, करनी का मतलब होता है 1/2, और ये करनी कितनी है 2, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाले 2 से 2 कटेंगे तो सिंपल संख्या 2 बन जाएगी। कहने का सरल सा मतलब है कि जब एक सी करणियों का गुणा होता है तो एक संख्या बन के बाहर आती है, करनी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये 2 आया और ये 5, हमने 5 और 2 का गुणा किया तो क्या बन गया 10। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर b आ जाए। b हमारा कितना है 7, और देखिए 5 दूनी 10 भी आ रहा है और 5 और 2 को जोड़ने पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। 7 हमारा b है, 7 आ रहा है। अब हमें इसमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होते हैं, समान, या तो चिन्ह हमें ऋण के लेना है या धन के लेना है। हम कौन से चिन्ह लगाएं,
इसका पता हमें b के चिन्ह से लगेगा। देखिए b हमारा 7 है और 7 के सामने प्लस का चिन्ह है, इसलिए दोनों जगह हमारा प्लस लगेगा। तो हम इसे लिखते हैं। अब आगे हमने पहली स्टेप हमारी शुरू हुई। अब करनी 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 करनी 2 बराबर 0। आपने देखा होगा कि गुणनखंड विधि में हमें उभयनिष्ठ निकालना पड़ता है। गुणनखंड विधि में हमें उभयनिष्ठ निकालना पड़ता है जब भी हमारा सवाल आगे बढ़ता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ करनी 2x² प्लस 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 करनी 2 दिख रहा है, तो उभयनिष्ठ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप सवाल देखेंगे कि करनी 2 आपको दिख रहा है, तो हम चाहें तो जो हमारा ये 2 आया है इसे हम इस 2 को करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम करनी 2 और करनी 2 का गुणा करेंगे तो फिर से सिंपल संख्या 2 बन जाएगी, इसलिए हम इस 2 को करनी 2 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करनी 2x² प्लस 5x प्लस इस 2 को हम लिख रहे हैं करनी 2 गुणित करनी 2x ये वाला प्लस 5 करनी 2 बराबर से 0। अब हमारे 2 के जोड़े बन गए। ये देखिए 1 और 1 2 और बीच में चिन्ह को छोड़ना है, फिर ये 1 और 1 ये 2 जोड़े बन गए। दोनों जोड़ों में से हमें चर या अचर जो भी उभयनिष्ठ आता है, या तो दोनों आ जाए या कोई एक, जो हमारा उभयनिष्ठ आएगा हम उसे निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें जब पहले वाला जो हमने जोड़ा बनाया उसमें चर x उभयनिष्ठ आ रहा है, हमने x को निकाल लिया। अंदर बचा करनी 2x प्लस 5 कोष्टक बंद। आगे बढ़े, ये प्लस का चिन्ह है। नेक्स्ट जोड़े में, अगले जोड़े में आप देखिए करनी 2 इधर भी है और करनी 2 इधर भी है। हम इस करनी 2 को बाहर निकालेंगे। अंदर बचेगा करनी 2x प्लस 5 करनी 2 बराबर से, नहीं करनी 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, है ना, करनी 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया है बाहर। यहाँ पर हम 5 अकेला लिखेंगे, कोष्टक बंद, और ये हमारा आया बराबर से 0। अब आप इस पे ध्यान देंगे तो देखिए करनी 2x प्लस 5 या करनी 2x धन 5 करनी 2x धन 5 दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। जो संख्या या चर अचर मिलकर हमें दोनों जगह दिखते हैं हम उसको बाहर निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो क्या आएगा, करनी 2x प्लस 5 ये बाहर निकल गया। यहाँ शुरू से शुरुआत करें तो क्या बच रहा है, x, फिर करनी 2x प्लस 5 बाहर निकल चुका है। ठीक, अब हमारा देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, ये x ये वाला बाहर निकल गया, प्लस का चिन्ह, और ये करनी 2। आगे बढ़े, ये भी कॉमन निकल चुका है, बराबर से 0। अब देखिए फिर से हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए हैं, करनी 2x प्लस 5 x प्लस करनी 2 बराबर 0। ये हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए। हम एक एक करके इनको 0 के बराबर, हम दोनों गुणनखंड में से एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो देखते हैं हम, करनी 2x प्लस 5 बराबर 0, हमने एक इसको रखा। अब देखिए हम इसको कोष्टक खोल लेते हैं, करनी 2x प्लस 5 बराबर 0। पहले हम 5 का पक्षांतर करें तो क्या आएगा, करनी 2x बराबर ऋण 5। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस का माइनस हो गया है। अब हम x को अकेला करेंगे तो x के गुणे में जो करनी 2 है, जो x का गुणांक है वो नीचे आ जाएगा, तो आएगा हमारा ऋण 5 बटे करनी 2। ये हमारा एक मूल आ गया है, x का एक मान आ गया है। अब हम दूसरा मान निकालने के लिए दूसरे गुणनखंड को x धन करनी 2 को 0 के बराबर रखेंगे। x धन करनी 2 को हम 0 के बराबर रखेंगे। कोष्टक खोलते हैं, x धन करनी 2 बराबर 0। हम करनी 2 का पक्षांतर करते हैं तो x बराबर आता है माइनस करनी 2। इस प्रकार हमारे पास आंसर या उत्तर लिखें तो हमारे पास क्या क्या आया, x के 2 मूल, द्विघात समीकरण के जो 2 मूल आए हैं वो x बराबर हमारे पास क्या क्या आए हैं। देखिए एक आया है ऋण 5 बटे करनी 2 और दूसरा आया है ऋण करनी 2। इस प्रकार हमने इस सवाल को
हल। सॉरी बच्चों, ये जो करनी 5 लिखा गया मुझसे गलती से लिखा गया। आप उत्तर देखिए ऊपर, हमारा करनी 5 नहीं आया, क्या आया है? ऋण 5 बटे करनी 2 आया है। तो ये उत्तर मुझसे धोखे से लिखा है, तो इसे हम बदलते हैं। क्या आएगा ये हमारा उत्तर? ऋण 5 बटे करनी 2। इस प्रकार हमारा उत्तर आया ऋण 5 करनी 2, और जो हमारा एक और उत्तर आया ऋण करनी 2। इस प्रकार x के 2 मूल प्राप्त हुए। अब हम प्रश्न 1 से अगला सवाल और लेते हैं, सवाल नंबर 4 वाला। चौथा सवाल हम ले रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, पर थोड़ा सा इसमें जो देखिए आप, जो हमारा अचर पद है उसमें 1/8 दिख रहा है। तो क्या होता है, कई बच्चे बटे की संख्या देखकर घबरा जाते हैं। तो हमें बटे की संख्या से घबराना नहीं है, बस हम सिंपल सा सरल सा क्या करेंगे, सरल रूप में हम इसको सरल रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में देखेंगे। क्या है बटे में? 8। यहाँ पर हमें बटे में 8 दिख रहा है। हमें बटे में जो भी संख्या दिख रही होगी उसे हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में उस संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, हम उस संख्या से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में गुणा करने से हमारे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप आसानी से बटे वाली संख्या को हटाने के लिए दोनों पक्षों में उस संख्या का गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं तो क्या होता है, जब हम बटे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में करेंगे, तो जहाँ जहाँ वो संख्या नहीं है वहाँ अचर राशि से उस संख्या का गुणा हो जाएगा, तथा दूसरे पक्ष में हम गुणा करेंगे तो 0 है, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार हमारे समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम किसी संख्या से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं या भाग देते हैं, हमारे सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस 8 को हटाने के लिए हम पूरे सवाल में समीकरण में के दोनों पक्षों में 8 से गुणा करते हैं। हम ये लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 8 से गुणा करेंगे। तो देखिए 8 यहाँ पर बटे में नहीं है, तो 8 का गुणा 2 से होगा। 8 दूनी 16x²। ऋण 8 का गुणा, यहाँ का गुणांक कुछ दिख रहा है? नहीं, तो 1 है यहाँ पर। 8 का 1 से गुणा होगा तो 8 एकम 8x प्लस, अब देखिए 8 यहाँ पर नीचे है, जब हम 8 का गुणा ऊपर करेंगे तो 8 से 8 क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 आएगा, बराबर 8 का 0 से गुणा होगा 8 शून्यम 0। तो इस प्रकार हमारे पास जो समीकरण आया 16x की घात 2 ऋण 8x धन 1 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण आया है। ठीक है, अब इसमें हम इसकी मानक रूप से, गुणनखंड विधि के लिए हमें मानक रूप पता होना चाहिए। मानक रूप की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है? ए और सी का मान और बी हमें पता चले कि कौन से हैं। तो मानक रूप मैंने लिख के रखा हुआ है, आप देखिए मानक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। हम गुणनखंड विधि के लिए वही मैंने आपको बताया कि हम रफ काम में क्या करते हैं, a और c का गुणा। आप बार बार ऐसा करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी कि गुणनखंड विधि में a और c का गुणा करना चाहिए। तो a हमारा क्या है, यहाँ देखिए अब हमारा जो सवाल था वो इस रूप में बदल गया है। तो सवाल क्या हो गया हमारा, a हमारा 16 है और c हमारा 1 है। हमने गुणा किया 16 एकम 16। अब 16 के गुणनखंड हमको ऐसे करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 8 आए। तो देखिए 4 चुके 16, 4 चुके 16, ठीक है। 4 में 4 का गुणा करने से 16 भी आ रहा है और 4 को जोड़ने से 8 भी आ रहा है। यानी हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए हैं, 4 और 4। पर 4 और 4 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। आपको तो पता ही है जोड़ने के लिए क्या होता है, समान चिन्ह लेना पड़ते हैं। जो संख्याएं या गुणनखंड हम ले रहे हैं उनमें हमें समान चिन्ह लेना है। समान चिन्ह का मतलब या तो धन धन लेंगे या ऋण लेंगे। तो हम धन या ऋण कैसा लें, ये हमें यहाँ से b के चिन्ह से पता चलेगा। देखिए b हमारा 8 है, 8 के आगे ऋण है, इसलिए जोड़ने के लिए हमें समान चिन्ह अर्थात दोनों संख्याओं में हमें ऋण का चिन्ह लेना पड़ेगा। अब इस समीकरण का रूप हो जाएगा 16x की घात 2 ऋण 8 को हमने 4x ऋण 4x में बदल दिया है, धन 1 बराबर 0। 2 के हमने जोड़े बनाए। एक पहले वाले जोड़े में से क्या आ रहा है उभयनिष्ठ,
देखिए 4x आ रहा है, क्या आ रहा है 4x दोनों में है। ये x दिख रहा है, x हमने बाहर निकाला, देखो 4 चुके 16, 4 एकम 4, यानी 4 भी है और x भी है दोनों जगह पर, तो हमने 4x निकाल लिया। 16 के गुणनखंड में से 4 निकल गया तो 4 बचेगा, x की घात 2 में से x निकल गया तो x बचेगा, माइनस यहाँ से देखिए 4x पूरा निकल गया है तो 1 बचेगा। जहाँ से संख्या या चर अचर जो है पूरा निकल जाता है तो वहाँ 1 बचता है। अब आगे बढ़ें, माइनस के लिए याद रखें, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी माइनस बाहर होता है तो हमारे अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जब भी हम माइनस को बाहर रखते हैं, ऋण को बाहर रखते हैं, तो हमारे अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। तो हमने देखा इसमें तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ 1 है, जहाँ पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखता है, जहाँ पर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं दिखता है वहाँ पर एक उभयनिष्ठ होता है। तो हमने इसमें 1 बाहर निकाल लिया, अंदर 4x। अब धन की जब भी बाहर होता है ऋण तो अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए बाहर ऋण है तो अंदर का जो ये प्लस था वो माइनस में हो गया, 1 बराबर से 0। अब आप दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों जगह 4x ऋण 1, 4x ऋण 1 दोनों जगह उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। हम 4x ऋण 1 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। 4x ऋण 1 को हमने उभयनिष्ठ निकाला। अब अंदर फिर से शुरुआत करें तो देखिए शुरू से हम लेकर चलें 4x ऋण 1 निकल चुका है। आगे बढ़ें, ऋण 1 कोष्टक बंद बराबर से 0। इस प्रकार हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए हैं, 4x ऋण 1, 4x ऋण 1। आप कुछ बात नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए दोनों गुणनखंड बिल्कुल सेम है, दोनों गुणनखंड हमारे सेम है। अब हमें क्या करना है, मूल ज्ञात करने के लिए हम दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे उत्तर क्या आएंगे, समान आएंगे। अब देखिए 4x ऋण 1 को पहले हम 0 के बराबर रखें, 4x ऋण 1 बराबर 0। हमने कोष्टक खोला, 4x ऋण 1 बराबर 0। पहले हम ऋण 1 का पक्षांतर करेंगे। आपको पता है पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाते हैं, तो ऋण का धन हो गया। x का मान निकालेंगे तो x बराबर ये 1 और 4 कहाँ जाएगा, बटे में। तो हमारे पास x का क्या मान आया, 1/4। अब हम दूसरा गुणनखंड लेकर चलते हैं। दूसरा गुणनखंड हमारे पास 4x ऋण 1 बराबर 0। हम इसका कोष्टक खोलेंगे, 4x ऋण 1 बराबर 0। ऋण 1 का पक्षांतर कर देते हैं तो 4x बराबर 1। अब x को अकेला करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1/4। इस प्रकार हमारे उत्तर या आंसर क्या आया है, x के 2 मान, x बराबर 1/4 और x बराबर 1/4। हमारे दोनों ही मूल क्या आए हैं, समान आए हैं। जो हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करे, इस सवाल में दोनों मूल समान आए। इस प्रकार हमने सवाल नंबर 1 के 5 प्रश्नों में से पहला, तीसरा और चौथे सवाल को सॉल्व किया। 2 सवाल आपको होमवर्क में करने हैं बच्चों। अब हम अगला इसका प्रश्न नंबर 2 तो आपको उदाहरण में मिल जाएंगे, उसके समीकरण बने हुए हैं, आप उससे मूल ज्ञात करेंगे। हम इसमें आपको अब प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 समझेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3।